गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस की बात चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा मूड चेंज करते हुए एटवुड मशीन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले सिंगल एटवुड मशीन की बात करेंगे, जिसमें एक पुली, एक रिजिड एंड से लटकी हुई है, एंड द रोप इज गोइंग ओवर इट, एंड देयर आर टू masses m1 and m2 are hanging from this small and light pulley. This is basically called as single Atwood machine. If there are two pulleys back to back in series, then it is called double Atwood machine. So let us consider this case. And for example, you have to find the tension in the string, reaction on the wall, or reaction on the floor. जिससे भी हमारा लटका हुआ है, reaction on the ceiling, and acceleration of the system. So how can you do that? There are several ways to solve this problem. कई तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो उनमें से सबसे अच्छा तरीका रहता है वो ये रहता है कि आप एक पर्टिकुलर मैनर में करें। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि तरीका यही होता था कि आपको इसमें टेंशन दिखानी होती थी, इस एंड पर टेंशन इधर टी, इस एंड पर टेंशन इधर टी, ब्लॉक का मास कैपिटल एम जी, ब्लॉक का वेट, दूसरे वाले ब्लॉक का वेट m2g, and let us consider the acceleration of these two both blocks is a1 and a2 in the positive upward direction. A1 and a2 in the positive upward direction. So first thing, if a string is inextensible and rigid, and the length of this string is constant, then a1 should be equal to minus का a2. Means एक acceleration अगर ऊपर होगा तो दूसरा acceleration नीचे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई ये डोरी टाइट नहीं रहेगी और हमें लिखना ही पड़ेगा a1 is equal to minus a. So basically this fact is due to conservation of length of the string. So this fact is called conservation of string. स्ट्रिंग बेसिकली कंजर्व है, मतलब उसकी लेंथ कंजर्व है, इसलिए a1 शुड बी इक्वल टू माइनस का 8. एंड there are another two equations which we can draw from Newton's law. So apply Newton's law for m1. For m1, this one is one equation, and for m1 Newton's law लगाएंगे तो आएगा कितना, t minus m1g is equal to m1a1. Net force is equal to mass into acceleration, equation number 2. And for m2 के लिए लगाएंगे तो नेट फोर्स फिर वही t minus m2g, which is equal to mass into acceleration. And you have three equations and three variables. You can find a1, a2 and t.
with the help of these three. So just solve these three equations. Equation 1, equation 2, and equation 3. So after solving, you got A1 is equal to how much? A2 की जगह पे आप माइनस का A1 लगा दें. So A1 is equal to how much? सर इसमें जो टेंशन है हमेशा अपोजिट ही लगेगी मास के. मास के अपोजिट मतलब? जैसे सर वेट इसका नीचे आया है M1 जी, उसके अपोजिट लगेगी हमेशा टेंशन. बेटा इस पे ये कहना चाहूंगा, टेंशन कैसे लगती है पहले तो ये देखो. अभी मैं वापस ले जाऊंगा, पहले समझाने के लिए पढ़ना पलटा. भाई ये देखिए आप, टेंशन में केवल मैं स्ट्रिंग अगर दिखाऊं तो यही तो रह जाएगी स्ट्रिंग. Yes. इसमें अगर स्ट्रिंग को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लूं, और किसी भी एक पीस को देखूं, किसी भी एक पीस को, तो उस पर टेंशन इधर लग रही होगी, एक पीस पे इधर, एक पीस पे इधर. इक्वल एंड अपोजिट. किसी भी पीस पे देखूं तो इक्वल एंड अपोजिट. हर पीस पर टेंशन इक्वल एंड अपोजिट. केवल एक जगह ये होगी जहां पे इधर लग रही होगी लेकिन इधर वाला बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा, और एक जगह ये होगी जहां पे ये इधर लग रही होगी. बाकी रास्ते की सारी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी. तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैं अगर दिखाऊं तो ये वाली टेंशन दिखा देता हूँ. ये समझ रहे हैं बात को? नहीं? Yes sir. तो बेसिकली जो mg जिधर भी खींचोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी टेंशन, क्योंकि टेंशन जब आप खींचते हो तो खींचने से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जिससे वो कम होने की कोशिश करती है और टेंशन बन जाती है. आई थिंक समझ गए होगे आप लोग. Yes. अगर आप लोग इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A1 A1 equals to G Sir, into M1 M2 minus M1 upon M1 plus M2 G. बेटा एक एक करके बोलो पहले तो. sir केवल A1 गरिमा बोले, equals to गरिमा. Okay, sir. Sir, M2 minus M1 into G upon M1 plus M2. एंड A2 इज इक्वल टू आएगा, मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 G. और टेंशन भी निकाली किसी ने? किसी ने टेंशन निकाली? sir last slide दिखा दीजिए. 2M1 M2 upon M1 plus M2 into G. वेरी गुड. 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 G. कोई बता सकता है रिएक्शन ऑन दी सीलिंग? सीलिंग पर रिएक्शन कितना होगा? ये T है, ये T है, तो ये वाला 2T होगा. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. तो रिएक्शन मतलब पूरी पुली का कितना भार इस पर पड़ रहा होगा, दीवार मतलब छत पर. अगर इसको हम बोले सीलिंग पर कितना कितना भार पड़ रहा होगा, कितना वेट लग रहा होगा इफेक्टिवली, 2T which is equal to 4M1 M2 over M1 plus M2 G. मतलब कहने का ये है कि अगर आप 2 किलोग्राम के या 2 और 4 किलोग्राम के अगर आप मासेस को देखें और लटका लें अपने कंधे से या अपने हाथ में पकड़ लें इस तरीके से, तो आपको कितना भार महसूस होगा, कितना वेट महसूस होगा? 4M1 M2 over M1 plus M2 G into G.
देखें जैसे 4 इंटू, अगर मान लीजिए आपके हाथ में 4 किलोग्राम्स और 2 किलोग्राम्स का मास है, तो 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6, 3, 16/3, यही आ जाएगा। मीन्स 4 और 2 6 का अगर आप लटका लेंगे इधर उधर, तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग आपके कंधे पर वेट आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन कन्वर्ट दिस double edged machine, you can convert this double edged machine this double edged machine is equivalent to a single mass, which is how much? This is equivalent to single mass, which is equal to 4. If these masses are m1 and m2, then this one is m1 m2 over m1 plus m2. Am I correct or not? है ना, यही तो है। ये डबल एडवर्ड मशीन किसके इक्विवेलेंट है? एक सिंगल मास ऐसे लटका हुआ है जैसे 4m1 m2 over m1 plus m2, इतना मास लटका हुआ उससे। जो इसमें साइन लिए हैं हमने टेंशन के एंड मास के, वो हमने अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम ही लिए हैं ना सर? कौन से? सर जैसे टेंशन को हमने पॉजिटिव लिया, नीचे मास को हमने नेगेटिव लिया, जैसे मास आपने बेटा, मास नहीं, वेट। वेट। हाँ तो जैसे आपने कार्टेशियन सिस्टम में बताया था कि भी नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव होगी, अब वाली पॉजिटिव, उसी हाँ में हाँ बेटा, वही साइन लिया, ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया। यस। अब ठीक है, और A1 A2 मैंने कंसीडर किया है कि आप पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है कि डबल एडवर्ड मशीन में भी अगर आप चाहें तो 2 पुलिस को हटाकर एक मास लगा सकते हो, जैसे आप लोगों ने 11th-12th में भी किया होगा ये सब। अच्छा, अब एक बात सोचें, अगर मान लीजिए ऐसे प्लेनेट पर आप चले जाएं जहां पे ग्रेविटी क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो टेंशन का क्या होगा, इन सारे रिजल्ट्स का क्या होगा? आधी तो हो जाएंगे। A1 भी आधा हो जाएगा, A2 भी आधा हो जाएगा, टेंशन भी आधी हो जाएगी, और रिएक्शन भी आधी हो जाएगी, है ना। और मान लीजिए एक ऐसे प्लेनेट पर आप हैं जहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, तो सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। अब यही इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखें तो निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। जरा डबल एडवर्ड मशीन में आए, जरा ये नोट कर लें अगर किसी को नोट करना है तो। कुछ रहता है तो नोट कर लें, बाकी म्यूट रखें अपने आप को। चलिए आगे बढ़े। मान लीजिए डबल एडवर्ड मशीन है, कुछ शक्ल इस तरीके की है। ये एक पुली है जिससे एक मास यहाँ लटका हुआ है m1, और ये वाली स्ट्रिंग जो है, इससे एक मास लटकने की बजाय इससे एक पुली लटकी हुई है, और पुली से फिर से m1 और दो मासेस लटके हुए हैं। मान लीजिए वो मासेस क्या है, m2 और m3। कुछ इस तरीके का सिस्टम है, और हमें मान लीजिए सब में इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सीलिंग। तो हाउ कैन यू डू दैट? प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा, अगर कुछ रहता है तो। ऐसा कुछ अलग लिखवाया ही नहीं इसमें। सर ये मैसेज वाला जो है ना, होस्ट में कर दीजिए सर, ये बार बार आते रहता हाँ, है। ये मुझे भी लगता है, 1 मिनट रुको, रह गया है बस। अब ठीक है, ठीक है।
चलिए, so how can you solve for double Atwood machine? So there are two ways. Either you can do with basic mechanics, or you can do with the help of previous result. प्रीवियस रिजल्ट से लेकिन आप केवल एक ही चीज निकाल पाएंगे, A1 या A2। देखिए कहने का मीनिंग मेरा क्या है, या तो आप ऐसे सीधे सीधे करें। कैसे भाई, ये टेंशन लग रही है मान लीजिए इस स्ट्रिंग में T1 या T, ठीक है, तो ये वाली टेंशन यहां तक कितनी लगेगी, T, और ये वाली टेंशन इसकी आधी होगी। या यहां से शुरू करें T, तो ये वाली भी T होगी, और ये T हो जाएगी 2T, क्योंकि डबल टेंशन हो जाएगी, रिएक्शन दुगनी हो जाती थी, अभी बताया था। ये 2T तो पूरी स्ट्रिंग में 2T। अब वेट अगर दिखाएं तो वेट दिखाते हैं M1 नीचे, और ये वाला M2G नीचे, और ये वाला M3G नीचे। 3 वेट दिखा दिए, 3 टेंशन दिखा दी, ठीक है। अब ऑब्वियस है, इन मासेस को आप बता सकते हो कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। M1 M2 M3 में कौन सा मास ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा, कोई बता सकता है? M1 ऊपर जाएगा, M1 M3 ऊपर नीचे जाएगा। बेटा ये आप बता जरूर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। नहीं बता सकते सर, वो मास के ऊपर डिपेंड। टेंशन इक्वल है। बेटा मैं मास भी बता दूंगा तब भी नहीं बता पाओगे आप। अगर मैं आपको मास बता दे 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम 1 किलोग्राम, तो भी नहीं बता पाओगे। आप समझो बात को, क्योंकि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक तरीके से कैस्केड किया हुआ है, एक पुली को दूसरी पुली से। हाँ बेटा बोलो। सर ये M1 वाले ब्लॉक पे जो टेंशन है वो 2T होगी। हाँ बेटा, जो भी M2 पे होगी उसकी दुगनी होगी। नहीं होनी चाहिए सर। अगर आप इस पे T लिखते हो तो ये T/2 नहीं सर, कर दो। इस पे तो सर 2T हो जाएगी, इस वाले पे M2 ऐसा नहीं होता M3 बेटा, वाले पे। ऐसा नहीं लेकिन होता उस पे बेटा। तो T होएगी ना सर। नहीं नहीं नहीं, एक ऐसा स्ट्रिंग क्यों? में टेंशन हमेशा बराबर रहती है। अभी बताया नहीं था, इक्वल एंड अपोजिट। 2T सब में 2T क्रिएट होगी ना हर टुकड़े में। ओके सर। तो ये बीच वाली सब कैंसिल हो गई, इक्वल एंड अपोजिट। किनारे वाली दिखा दी जाती है 2T, ये ओके वाली भी सर, 2T। मतलब जो ऊपर वाला सर हमारा जो एटवुड है सिंगल, जो ऊपर वाला अगर हम देखें तो उसका एक जो स्ट्रिंग है उस पे 2T आई है नीचे की वजह से, तो दूसरे पे भी 2T ली। बिल्कुल, एक स्ट्रिंग अगर है और उसमें अगर कोई गांठ नहीं पड़ी है, अगर उसमें कोई नॉट नहीं है, या कोई आइडियल स्ट्रिंग है अगर ये, तो टेंशन कभी नहीं बदलेगी। आप थैंक यू जब किसी पार्टिकल को, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई दीवार है और आप उसमें रस्सी बांध के खींच रहे हैं ना, आप पकड़ के खींच रहे हैं, तो आप पर कितना Yes, फोर्स sir. लगा रही होगी दीवार, सेम T, और इधर दीवार पे कितना लग रहा होगा T। ये कोई आप नहीं करते हो, बराबर लग रहा होता है force। सर ये मास से हम पता क्यों नहीं कर सकते? बताऊंगा ना अभी आपको लग रहा होगा बड़ा सरल सवाल है, अब बहुत कठिन सवाल है ये जो मैं करवाने अब जा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाए। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही, ठीक है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेते हैं, अदरवाइज आपको ये डिसाइड मैं कह रहा हूँ नहीं कर पाओगे, तो A1 A2 A3 ऊपर की तरफ को होंगे, मान लिया। और पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और ये है, ठीक है। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखेंगे तो M1 के लिए क्या लिखेंगे, M1 के लिए 2T माइनस M1G, ये तो हो गया फोर्स, इंटू M इंटू A, ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। फॉर M2 T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2, this one is equation number 2, and for M3 T minus M3G is equal to M3A3, this is equation number 3। am I correct? यहाँ तक तो बात सही है। Now you have 3 equations and 4 variables,
Can you recognize which one are 4? कौन कौन से वो 4 है? एक तो A1, A2, A3 ये and M2 A1, A2, A3, and T. A3 and T. T. हाँ सर It means अब सुनिए मेरी बात को. It means you have 3 equations and 4 variables. You have 3 equations and 4 variables. You can't solve for everyone. आप सभी के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So you have required one more equation. You required one more equation to solve these 3. ठीक है, तो आपको तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी? वो आपको लॉजिकल मिलेगी और वो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग से मिलेगी. और कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या कहेगी? वो कहेगी कि भाई जो A2 और A3 का जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ A2 एंड A3, उसकी अपोजिट होगी A1. अब आप लोगों को ये चक्कर में पड़ जाओगे कि ये कैसे लिखा है मैंने. A2 A3 का एवरेज जो है वो A1 के बराबर है. A2 A3 का एवरेज जो है वो A1 के बराबर है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मैंने कैसे लिखा है, तो इसके लिए समझने के लिए मैं आपको किसी और कलर के पेन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, आप सोचें A1 एक्सेलरेशन से जब M1 ऊपर जाएगा तो इसी एक्सेलरेशन से पुली, सेकंड पुली नीचे आएगी. एंड यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि A1 A2 A3 आर विद रिस्पेक्ट टू सीलिंग और विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम. A1 is with respect to inertial frame, A2 is with respect to inertial frame, and A3 is with respect to inertial frame. So, if you work out from this pulley, अगर आप यहाँ बैठ जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्यूडो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ चुके हो. और अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, आप अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बार में नहीं समझ में आएगी. तो आप A1 A2 को ऊपर की तरफ को A1 की तरफ को मानना पड़ेगा. A1 स्यूडो फोर्स, A1 एक्सेलरेशन. जो आप एक्सेलरेशन अपने आप महसूस कर रहे हैं वो पुली के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ऊपर की तरफ को महसूस होगा. और अगर पुली की तरफ को ऊपर को महसूस होगा तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? M2 का. A2 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था और A1 जो है वो पुली की वजह से है, तो टोटल कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2. और इस वाले का हो जाएगा A3 प्लस A1. तो A1 प्लस A2 और इसका हो जाएगा A1 प्लस A3. ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये बात पक्की है. क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं वो एक पुली के इधर है और एक पुली के दूसरी तरफ है. अभी मैंने जैसे सिंगल आउटपुट मशीन में लिखा था. तो यहां से आप देखेंगे A1 इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2A1. अभी बेटा रिपीट कर देंगे, पहले मैंने कहा ना समझो पहले, अभी एनालाइज मत करो. A1 इधर लेके आओगे तो 2A1 और ये A3 इधर लेके आओगे तो इधर आ जाएगा, तो A1 A2 प्लस A3 और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा A1 इज इक्वल टू माइनस के A2 प्लस A3 बाई 2. अभी भी आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो थोड़ी देर के लिए मन में बना ले बात को कि जो एवरेज आएगा इन दोनों पुलिस की मोशन का, वो जो एवरेज आएगा इनके एक्सेलरेशंस का, वही इक्वल अपोजिट होगा किसके? A1 के. A1 के इक्वल एंड अपोजिट होगा. ठीक है, ठीक. थोड़ी देर के लिए मान के चले आप लोग, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा. सर you have 4 equations and 4 variables. You can solve for A1, A2, A3 and T. सर प्लीज एक बार फिगर को समझा दो सर, फिगर का ही पूरा नहीं चल रहा. फिगर ये है कि नहीं आया समझ, है ना? सर इसको चलो, बता दो हम फिगर क्या? करना क्या चाह रहे हैं, मतलब बेटा किसी प्रॉब्लम में हम क्या सॉल्व करना चाहते हो? इसको फिगर को कंप्लीट सर थोड़ा
इसका सही समझा दो सर प्लीज। ये डबल एडवुड मशीन, सुनो ध्यान से आप। डबल एडवुड मशीन में क्या करना है, दो पुलीज अगर हैं, दो पुलीज में 3 मासेस जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसे लटका दिए गए हैं, तो सारे मासेस का क्या एक्सेलरेशन होगा ये निकालना है, और स्ट्रिंग्स में क्या टेंशन होगी ये निकालना है। ये तो मोटिव है, ठीक है। अब दो पुलीज में क्या क्या एक्सेलरेशन होगा क्या क्या नहीं होगा, इसको निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, और न्यूटन्स लॉ दिखाने के लिए, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर नेट फोर्स दिखाना जरूरी होगा, मतलब इसका FBD बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, नीचे से शुरू करें तो M2 पर ऊपर की तरफ को टेंशन मान ली, जैसे आपने अभी सिंगल एडवुड मशीन सॉल्व किया वैसे ही ऊपर की तरफ को, और नीचे की तरफ को वेट दिखा दिया। सिमिलरली T इधर दिखा दिया, वेट नीचे दिखा दिया। अब ये दोनों T है तो ये 2T होगा, ये 2T ट्रेवल करके गया एक तरीके से, ये भी 2T, ये नीचे की तरफ को M1G। सारे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ को मान रखे हैं A1 A2 A3, तो TT माइनस M1G बराबर M1 A1, T माइनस M2G बराबर M2 A2, T माइनस M3G बराबर M3 A3। ये तो 3 इक्वेशंस आ गई, तो 1 2 3 लिखिए। समझ में आया बेटा यहाँ तक? नहीं अब यस सर। अभी जो पूछ रहे थे बच्चे वो बताए। हाँ सर, हाँ यस सर। सर, यस सर। 3 इक्वेशंस आ गई। अब समस्या ये आ रही है कि 3 इक्वेशंस हैं, वेरिएबल 4 है। अभी मैं आपसे कहूं कोई इक्वेशन ऐसी दे दूं x plus y is equal to 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यू कांट सॉल्व। अगर x y में एक इक्वेशन आपको दे दूं तो आप सॉल्व थोड़ी कर पाओगे x के लिए या y के लिए। तो हमारे पास जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल अगर हैं तभी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने क्या किया, एक इक्वेशन की और जुगाड़ करी, और वो इक्वेशन कहाँ से जुगाड़ी जाती है? कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। और कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ही यही है कि स्ट्रिंग की लेंथ है फिक्स लेंथ होने से आर्बिट्रेरी चेंज तो हो नहीं पाएंगे एक्सेलरेशंस में। देयर शुड बी सम रेस्ट्रिक्शंस, देयर शुड बी सम कंस्ट्रेंट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो समझ सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन जो होगा वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड होगा। और ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैंने पहली बार किया है, तो आप लोग करते आ रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपने कहाँ कहाँ किया है। किसी को ये वाला प्रॉब्लम याद हो? ऐसी प्रॉब्लम की थी कभी? यस सर, फ्रिक्शन में। कभी ना कभी तो जिंदगी में की होगी ये वाली प्रॉब्लम। आप बता सकते हो इसका एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डोरी की लेंथ फिक्स है। सर मैं कह रहा हूं अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस हाँ। होगा, नेगेटिव होगा उससे। इक्वल एंड अपोजिट ही तो होगा। अपोजिट Yes, तो sir. बेटा मुझे दिख भी नहीं रहे। क्वेश्चन तो रिपीट कर दीजिए। टू मैं कह रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहा हो तो ये वाला ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, ये पूछ रहा हूं। सर सेम उसी से टू से ही जाएगा नहीं सर। सर, 1 मीटर सर हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा सर। हाफ हो जाएगा। हाफ वाले कौन कौन है? हो जाएगा। कोई हाफ वाला बच्चा बताया कैसे हाफ बताया? मतलब कोई बच्चा बता रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ये बता रहा है वो बताए क्या कैसे बता रहा है? जीरो होगा सर, तो वो तो कनेक्टेड ही नहीं है, जीरो होगा। कौन सा कनेक्ट नहीं है? वन वाले बताएं जरा, वन वाले। सर 1 सर। इसलिए होगा क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो जो 2 मीटर पर सेकंड से जो ब्लॉक आ रहा है, जितनी स्ट्रिंग उसमें अगर L रिड्यूस होगी तो यहाँ L/2 ही होगी, हाफ ही होगी सर उसकी। क्यों? सर क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है पूरी एक ही है और ये दोनों साइड से रिड्यूस होगी ना सर, क्योंकि ये जो वेरी पूरी गुड, जो है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही है कंसेप्ट। अगर ये 10 मीटर आगे बढ़ेगी या 5 मीटर या x मीटर आगे बढ़ेगी या L मीटर आगे बढ़ेगी तो ये वाला नीचे कितना जाएगा? ये कितना नीचे जाएगा? ये डोरी आधी आधी तो एडजस्ट होगी।
L/2 हाँ, L/2, तभी तो ये L कंप्लीट इसमें मैनेज होगी। इसका मतलब जब ये 10 मीटर आगे बढ़ेगा तो ये 5 ही मीटर नीचे जाएगी, जब ये 20 मीटर आगे बढ़ेगा तो ये 10 ही मीटर नीचे जाएगा। यानी इसमें एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा तो इसमें आधा ही आएगा। तो ये आप लिख कहां से रहे हो? ये आप लिख रहे हो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग से। ऐसा करते आ रहे हो आप लोग। वही चीज यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिलहाल आप लोग ये मान के चलो कि ये है। अभी मैं आपको इसके कारण भी बता दूंगा। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम होता है, क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, आप जो बात बोल रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रही। जितना समझ में आ रहा है वो लग रहा है कि गलत बोल रहे हो। 4 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर निकाल के लाएंगे। और दिस कुड बी योर होमवर्क, ये जरूरी नहीं है मैं आपको बताऊं। तो आप लोग ये चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने घर से कोशिश करना निकालने की। तो होमवर्क क्या है? फाइंड A1 A2 A3 एंड T। ठीक है, तो ये आप निकाल के लाएंगे और आप देखेंगे मैच करके कि क्या आएगा। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, ऑब्वियस है ये बहुत कठिन सवाल है। आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशन को सॉल्व करना ही मुश्किल होता है, यहाँ तो 4 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज हम सीख सकते हैं, मतलब जल्दी। भाई देखिए, अगर ये पुली के नीचे एक पुली लटकी हुई है और प्रीवियस रिजल्ट में हमने ये निकाल रखा है, ये M1 है और ये M2 है, ये M3 है। ठीक है, और हमें ये देखना है कि कोई एक भी निकल आए तो काम बन जाएगा अपना। तो ऑब्वियस एक तरीका अपना लें अगर, कि ट्रिकी वे में कैसे करें इसको। 2 में तो कन्वर्ट हो जस्ट जाएगा। इक्विवेलेंट सिंगल एडवुड मशीन आप बना लें। मतलब ये तो रहने दें M1 वाला, और नीचे वाले को आप रिड्यूस करके एक मास में कन्वर्ट कर लें। मींस आप सिंगल क्लिक करें। इसको रिड्यूस करके इस मास में ले आए, और मास कितना होता है वो अभी हम प्रूव कर चुके हैं। 4m1 m2 ओवर m1 प्लस 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। तो 4m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3, ये हो गई सिंगल एडवुड मशीन। अब मान लो मैं आपसे कहूं इसका एक्सेलरेशन बताओ A1 कितना होगा। तो अभी आप लोगों ने A1 निकाला था, डायरेक्ट ही बता देता हूं, पीछे पीछे स्लाइड में है। ये A1 निकाला था आप लोगों ने M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, यही तो लिखा हुआ सामने। तो M2 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 4m2 m3 अपॉन M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन 4m2 m3 अपॉन M2 प्लस M3 प्लस M1 into G. So this is the value of A1। आपने जल्दी से निकाल ली, और A1 निकल आया तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। कैसे? A1 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो T निकल आएगा। T की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में डालोगे तो A2 निकल आएगा, और T की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में डालोगे A3 निकल आएगा। तो ओवरऑल आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और आप जल्दी से सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर। नहीं समझ में आई बात? वरना आप ये 4 इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस है आप फिर ये ट्रिक आपको अपनाने में बहुत आसानी लगेगी, क्योंकि तब जब आप करोगे तो आपको लगेगा बड़ी इक्वेशन हो गई, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ढूंढोगे भी यही कि ये सरल तरीका आप क्या होगा। और ये यही नहीं, आगे भी काम आएगा।
तो ओवरऑल डबल एटवुड मशीन हो, कोई भी जगह हो, आप ये सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? यस सर। हो सकता है आपको अभी भी एक बात नहीं समझ में आ रही हो कि A1 कैसे -A2 + A3/2 के बराबर हो गया। तो मैं इसको समझाऊंगा आपको, आप लोग इतना अधीर ना होइए। पहले आप लोग इसको अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए, A1 A2 A3 निकाल लीजिए। तो अगली क्लास में आप लोगों को इसका अप्रोक्सीमेशन करके समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ओके सर। फिलहाल ये एक बार और बता देता हूँ कैसे मैंने ये येलो कलर के पेन से जो लिखा है वो सुने। A1 एक्सेलरेशन से जब ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ को जाएगा तो नीचे वाला ब्लॉक, ये वाली पुली भी A1 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, और ये वाली पुली जब A1 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली यू हैव टू कंसीडर टू स्यूडो फोर्सेस और स्यूडो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक पर भी आप A1 ऊपर की तरफ को मानोगे और इस ब्लॉक पे भी आप A1 ऊपर की तरफ को मानोगे। तो नेट जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो A1 + A2 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा A1 + A3, और इसके रिस्पेक्ट में एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट, जिससे आपका ये रिजल्ट निकल आएगा जो इक्वेशन नंबर 4 में आया हुआ। ठीक है, बाकी मैंने कहा आप लोग रिजल्ट निकाल लें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिपल एटवुड मशीन में आएंगे। सर 1 मिनट नोट कर लेते हैं पीछे वाला। नोट करें। दिख थैंक रहा यू है सर। आपको? अब जैसे ये ट्रिपल एटवुड मशीन है, ये बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा अगर आप करने जाओगे तो। लेकिन चूंकि ये स्पेशली कुछ नंबर्स यूज किए हुए हैं तो हो सकता है आसानी से आप लोग कर लो। तो आप जरा देखो इसमें कैसे फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे। इसमें भी वही हमारी रिक्वायरमेंट है, व्हाट फाइंड। प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही तो प्रॉब्लम हर बार की एक ही है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ masses एंड टेंशन। ठीक है, तो हर बार यही मोटिव रहेगा। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे हम फोर्स कितना दिखाएंगे, नीचे कितना mg, इस पे कितना दिखाएंगे 2mg, इस पे कितना दिखाएंगे 2mg, इस पे कितना दिखाएंगे 4mg। अब रही बात टेंशन की, तो टेंशन नीचे से शुरू करते हैं। ये वाला T तो ये भी T, दूरी एक ही है तो टेंशन बदलेगी नहीं। और ये T तो ये T तो ये वाला कितना 2T, 2T, ये 2T तो पूरे में 2T, यहाँ तक 2T, और ये 2T ये 2T तो ये 4T, 2T, 4T तो ये पूरे में 4T तो ये वाला आ जाएगा 4T। ठीक है, अब देखें जरा इक्वेशन लिख के, A1 A2 A3 एक्सेलरेशन मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। all accelerations can be taken positive upward, A1 A2 A3 A4। अब 4 एक्सेलरेशन है तो अभी ऐसे इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। 4m के लिए लगाएंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे 4t - 4mg बराबर 4ma1। ठीक है, 4m मास के लिए ठीक है। 2m मास के लिए लिखें तो 2t - 2mg = 2ma2। ठीक है,
ठीक है ये? Yes, sir. स्मॉल m मास के लिए नीचे वाले के लिए क्या लिखेंगे? T माइनस mg इज इक्वल टू ma3, ठीक है। और लास्ट में 2m मास के लिए अगर लिखेंगे तो लिखेंगे T माइनस 2m g इज इक्वल टू 2ma4। ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ you can see that if you cancel these 4s and these 2s, then a1 is equal to t minus m1g mg upon m, a2 is also equal to t minus mg upon m, and a3 is also t minus mg upon m। क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड सभी की बराबर हो गई तो राइट भी बराबर ही होगी। इसका मतलब इन तीनों का रिजल्ट तो बड़ा आसानी हो गया। क्या? a1 बराबर a2 बराबर a3, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, ऑब्वियस है। अब हमारे पास अगेन 5 वेरिएबल्स हैं, a1 a2 a3 a4 एंड t, है ना। लेकिन इक्वेशंस कितनी है? हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव? 4 इक्वेशंस। सो हाउ कैन यू सॉल्व दैट? विदाउट यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग you can't solve this. So by conservation of string, कैसे करें कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग से? इन दोनों का एवरेज, मैंने आपको याद दिलाया अभी थोड़ी देर पहले। कैसे करेंगे कि भाई इन दोनों का एवरेज जो होगा वो क्या होगा? a3 प्लस a4 अपॉन 2 इसके निगेटिव होगा, यही तो बताया था भाई। यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a1 नहीं, ये a2 जो है इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? माइनस a3 प्लस a4 अपॉन A4 upon 2, 2 A3 A4 और a2 जो होगा वो अगर ऊपर वाला रिजिड होता तो a2 जो है वो a3 प्लस a4 बाई 2 का अपोजिट होता। लेकिन चूंकि स्ट्रिंग वहां भी फिक्स नहीं है तो ये वाला एक्सेलरेशन जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा? तो दोनों ऐड हो जाए a2 प्लस a3 a4 a2 प्लस a3 प्लस a4 बाई 2 मीन्स इन दोनों का एवरेज, यानी कि a2 प्लस a3 प्लस a4 बाई 2 am I correct? And this one is equal and opposite with the, you can compare with the a1. So a2 plus a3 plus a4 upon 2 divided by 2, इसका a1 इक्वल और अपोजिट होगा क्योंकि ऊपर वाला एंड क्या है? फिक्स है। सर पहले तो हमने a1 प्लस a2 किया था ना, तो यहाँ भी तो ये होना चाहिए a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू माइनस में। एक बार दोबारा देखो। सर जैसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर दिया था ना a1 a2 को, ऐसे ही वहां पे तीनों को ऐड हो जाना चाहिए। कहाँ ऐड किया बेटा? सर a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 प्लस a3 लिखा है ना आपने। नहीं, ऊपर वाली लाइन मत देखो, इक्वेशन नंबर 4 देखो। इक्वेशन 4 क्या कह रही है? रेस्ट दो का एवरेज लेना है सर। इन दो जो लटके हुए इन दो का एवरेज जो है वो तो सर दूसरे वाले के इक्वल अपोजिट आता है, ये कह रहा हूं मैं। ये सेंस यहाँ ये वाला सेंस इस्तेमाल करें तो ये जो लटके हुए दो, ये a3 प्लस a4 अपॉन 2 इसका एवरेज ये वाला आया, और इन दोनों का अगर देखूं तो a2 प्लस a3 प्लस a4 बाई 2 ये आया, और ये इसके साथ में a1 के इक्वल एंड अपोजिट होगा, यही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे a1 नेगेटिव है क्योंकि फर्स्ट बॉडी फिक्स्ड है इसलिए ना। फर्स्ट बॉडी फिक्स नहीं है, फर्स्ट स्ट्रिंग फिक्स, वो फर्स्ट पुली फिक्स। यस जो फिक्स होगी उसके इधर उधर वाला है,
सर यहाँ पे जो A2 इक्वल टू A3 प्लस A4/2 दिया गया, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा उसका? नहीं, अभी कंपेयर नहीं किया ना उससे, अच्छा, कंपेयर करता तो आ जाता। ओके सर, ठीक है सर। भाई इनका एवरेज एक्सेलरेशन दे, इसका एक्सेलरेशन। अरे एक बात बताओ, अच्छा एक सिंगल एडवुड मशीन होती, इसका एक्सेलरेशन अगर ये होता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता? माइनस ये नेगेटिव में नीचे आ की तरफ जाएगा। होता, तो एवरेज कितना होता? A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2 हो जाता अगर पहले वाले एवरेज कितना हो जाता, ये पूछ रहा हूं। इन दोनों का ऐड डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाता? 0 होता सेम तो सेम ही इसलिए होता ये देखो फिक्स है, ए ही आता सर। नहीं जीरो आता ना, जीरो। ए a माइनस a अपॉन 2 जीरो ही तो आएगा। ओके। अरे a माइनस, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला देखो, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, A1 और A2 का? ये A1 जो इज वैल्यू इक्वल लिखी टू हुई, माइनस A2। एवरेज बेटा, एवरेज पूछ रहा हूँ। दोनों तो समान है सर, माइनस हम लोग करेंगे तो कुछ जीरो और तो के होगा ही। हाफ कर देंगे इसमें। जीरो आएगा ना, और जीरो आने का मतलब है ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है रिजिड है, फिक्स है, फिक्स ओके है, सर। और यहाँ फिक्स नहीं है, तो हेलो, उसी से वो पुली भाग रही होगी। हाँ बेटा बताएं। ये सेकंड वाला जो जितना नीचे से, मतलब जितना स्पीड से नीचे जा रहा है वो उतना स्पीड से वो ऊपर जा रहा है, तभी तो जीरो हो रहा है ना। किस केस में? सिंगल आउटपुट मशीन में? हाँ सर। हाँ बिल्कुल, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। स्पीड भी कह सकते हो, एवरेज स्पीड भी जीरो आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन भी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी। सर ये एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए क्या? एवरेज एक्सेलरेशन का रिएक्शन मतलब नहीं समझा, रिएक्शन इज अ फोर्स, डायरेक्शन डायरेक्शन। अच्छा, ये एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को है भाई। A2 A3 भी पॉजिटिव है, A4 भी पॉजिटिव है, तो एवरेज भी पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली इन दोनों का एवरेज भी ऊपर की तरफ को है, तभी तो माइनस साइन लिखा है ये वाला। नहीं समझ में आया? सर दोनों सेम डायरेक्शन में हो फिर? क्या करें? सेम डायरेक्शन में तो माइनस लिया था। सेम डायरेक्शन में तभी तो माइनस लिया है। ये बात देखो पीछे भी तो करी है, पहली बार थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखो A1 और A2 मैंने सेम डायरेक्शन माने, तो पहली लाइन क्या लिखी है वन वाली, A1 इज इक्वल टू माइनस के A2। हाँ सर, डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं लेकिन है दोनों वो बेटा वो opposite तो है। दिखाने, वही तो बात है, वो हमें चूंकि पता नहीं चलता इसीलिए हमने सबको ऊपर मान रखा है। अब जिसको नीचे जाना होगा वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, है ना। हाँ हमने सर। अपनी तरफ से सबको पॉजिटिव मान लिया है। अब अगर आंसर जो आएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। जैसे इसको सॉल्व ओके कर सर। सकते हैं कोई अभी तुरंत ही, क्या आएगा, A1 A2 A3 बराबर आएंगे। पहली बात तो इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है। इक्वेशन 1 2 3 क्या रही है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। ये तो आया फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। 5 इक्वेशन में लगाएं अगर, A1 A2 A3 बराबर लगा दें, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू A, तो बताओ इक्वेशन नंबर 5 क्या देगी? इक्वेशन 5 देगी, सबकी जगह आप लगा दें A, तो A इज इक्वल टू A2 भी A प्लस A3 वो भी A, तो यहाँ से A4 इज इक्वल टू 5 A1 आएगा।
बेटा सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। यही तो सही लिखा है मैंने। ये हो गया 3a प्लस a/2 बराबर माइनस a4/2, तो ये आ जाएगा 6a प्लस a अपॉन 2, 7a अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो a4 इज इक्वल टू माइनस 7a आ जाएगा। सही है लिखा हुआ? यस सर। और a4 माइनस 7a आ गया, तो फिर t माइनस 2mg, एक तो t माइनस mg इक्वेशन 1 2 3 देंगी क्या? ma 1 2 3 में कहीं भी a1 a2 a3 की जगह a लगा दो तो a आएंगे ma, और इक्वेशन 4 क्या देगी? ये लोग आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो निकल आएगा 2mg माइनस 2 14 ma। सही लिखा हुआ है? 2 ma 4 था, a4 की वैल्यू अभी निकाली कितनी? 7a माइनस का, तो 14 ma। अब यहां से ये निकाल सकते हैं, कितना आएगा? ऊपर वाले की 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या जरूरत नहीं है? घटा देते हैं दोनों, है ना, घटा देते हैं, तो कितना आएगा? mg इज इक्वल टू 14 ma माइनस नहीं 15 ma, a बराबर g/15 आएगा। a बराबर g/15 आएगा, मतलब आंसर आएगा a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर g/15 एंड a4 इज इक्वल टू माइनस के 7g/15। ये आंसर आ गए सवाल के। हो गया सॉल्व। अब देखो आपको कौन कौन ऊपर जा रहा है, कौन कौन नीचे। इसका मतलब है 4ma ऊपर जा रहा है, 2ma ऊपर जा रहा है, एक m मास वो भी ऊपर जा रहा है। कितने से? सबका एक्सेलरेशन कितना? g/15। और केवल एक मास नीचे आ रहा है, वो है 2m a4 वाला। वो कितने से आ रहा है? माइनस के 7g/15। नहीं समझ में आया? आगे सर। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते थे विदाउट सॉल्व करें कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा? नहीं, एक्सेलरेशन से पता चलेगा कौन जाएगा कौन नीचे जाएगा। सर अगर ऐसे आप नहीं बता सकते विदाउट एक्सेलरेशन सॉल्व करें, है ना? तो इसलिए ये कहना कि मैं सीधे बता सकता। सर अगर हम वैल्यू लेते हैं a2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a3 प्लस a4/2, तो सर अगर हम उसको रखेंगे तब तो a1 की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। क्या बोला आपने? a3 इज इक्वल टू? सर मैंने बोला सर a2 को जब हम a3 प्लस a4/2 से कंपेयर करेंगे तो माइनस साइन के साथ करेंगे ना सर? नहीं बेटा, कर नहीं सकते ना, क्योंकि अगर रिजिड पुली होती तब लिख सकते थे आप जो बोल रहे हो। ओके सर, थैंक यू सर। बात सिंपल है। अगर रिजिड नहीं है पुली तभी तो ये संबंध लिखे जा रहे हैं। अगर रिजिड है, केवल इस एंड पे रिजिड है, यहां पर है रिजिड, और रिजिड जहां है वहां पे लिख सकते हो जो बात आप लिखना चाह रहे हो। तो केवल ये रिजिड है, मतलब ये यहाँ पर फिक्स है, बाकी सब मूव कर रही है। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? आप केवल एक ही जगह लगा पाओगे, हर जगह नहीं लगा पाओगे। ओके सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। थोड़े से टेढ़े मेढ़े सवाल पर जानबूझकर ले रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग दुखी हो गए हो मुझसे कि सिंपल सिंपल सवाल लो, लेकिन वो सिंपल सिंपल करवाने नहीं है मुझे। थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, आपके दिमाग में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, थोड़े बोर होगे, और फिर आपको लगेगा कि पुली वाले क्वेश्चन पता नहीं कहाँ मिलेंगे, तो 2-4 किताबें ढूंढोगे, तब मेरा मोटिव पूरा होगा। तो मेरा मोटिव भी आपको परेशान करना है इस चीज को लेकर। सर यहाँ पे A1, हाँ बेटा बोले। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, A1 A2, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। सर A1 सारे A2 लोग, A3 को, नवीन कुमार आप अपने आप को म्यूट करें। हाँ आप बोले बेटा। सर यहाँ A1 A2 और A3 को इक्वल टू A क्यों जो है, मतलब सबको इक्वल क्यों ले लिया गया है, इसका क्या मतलब? अरे इक्वेशन 1 क्या आ रही है? t माइनस एम जी बराबर ma1। इक्वेशन 2 क्या आ रही है? t माइनस एम जी बराबर ma2। तो a1 a2 बराबर नहीं है?
हाँ वहां से ठीक है सर, ठीक है। यही इसीलिए तो ये बनाया ब्रैकेट मैंने, ये कह रहा है कि A1 बराबर A2 बराबर A3। ठीक है ये सर, मैंने थैंक यू सर। तो थोड़े से तीखे सवाल है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पचाने की कोशिश करो। इनफैक्ट आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको ये सवाल नहीं आ रहे हैं तो ये आप लोग सोचो कि हमें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो तो उन्हें कैसे करें, थोड़ा रिवीजन हो जा रहा है आपका और थोड़ा आप समझ जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आप लोग जब ये हार्ड क्वेश्चन समझ जाओगे ना, सिंपल तो झटके से होंगे, उनमें कुछ लगेगा ही नहीं। आप चलूं आगे? सर यस सर। ये आंसर निकाल लिए, ठीक है, टेंशन में आप निकाल सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, इनफाइनाइट एडवर्ड मशीन लाइक दिस। और प्रॉब्लम फिर वही है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फॉर एग्जांपल दिस वन, क्योंकि सबका तो निकाल नहीं पाएंगे। फाइंड A1 और all masses are connected by number of pulleys. How many number of pulleys? Infinite. And you have to find A1. So how can you find this? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो इक्वेशन भी लिखना मुश्किल है क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस भी बहुत ज्यादा है, तो इस सवाल को इनफैक्ट आप सॉल्व कैसे करोगे? तो ये बहुत बहुत ट्रिकी, अगर आप करना चाहें तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। और बहुत इसको अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ के करेंगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको समझ के करवाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा अटेंशन देना आप लोग। मान लीजिए आप n पुलिस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर देयर आर n पुलिस। n पुलिस, ठीक है। अब पुलिस n होने के बाद में n को इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है, इन्फिनिटी रख देंगे। पहले n पुलिस में मान लीजिए आपने क्या किया, इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है उसी तरीके से कर पाएंगे कि एक पुली को हटाया, दूसरी पुली के साथ फिर हटाया, तीसरी पुली के साथ फिर हटाया। तो फॉर एग्जाम्पल एक समय ऐसा आएगा जब ये कुछ मान लीजिए यहीं कहीं पर एक मास आएगा जब सारी पुली नीचे की हट चुकी होंगी। आप समझ रहे हैं? जब सारी पुली नीचे की हट चुकी होंगी तो एक मास आएगा, वो मास कितना होगा आपको नहीं पता, ऑब्वियस है नहीं पता क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस बहुत सारी है। लेकिन ये बात है कि हम कुछ भी होगा तो लेट अस कंसीडर दिस मास इज Fx। मान लीजिए ये मास कितना है, टर्मिनेटेड मास कितना है, ट्रंकेटेड मास कितना है, Fx है फॉर एग्जाम्पल। फिर जो अगला मास, अगली पुली हटाएंगे वो कितनी होगी, कोई बताएगा? पुली हटाएंगे मतलब ये नहीं आ रहा समझ। पुली हटाएंगे मतलब ये हटाएंगे रिड्यूस तो कर सकते हैं, मतलब ये वाली Fx हटाओगे तो क्या -1 लगाओगे? एक हट जाएगी ना, माइनस कोई होगी। मास लगाएंगे 4mfx by m plus fx। मतलब n पुलिस ये n पुलिस है, मतलब ये नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, n है। आपको 3 दिख रही होंगी लेकिन मैं कह रहा हूँ ये दिस इज nth पुलिस, ठीक है। और nth पुलिस के इधर उधर मास कितना लटके हुए, m और Fx। तो जब आफ्टर रिप्लेसिंग nth पुली तो आपके पास क्या मास आएगा, सर 4mfx m इंटू Fx, यानी आप ऐसे लिख लें divided by 4Fx इंटू m अपॉन by Fx प्लस m। mfx। और अगला वाला जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, कोई बताएगा? ऐसे समझे? m चलो एक मिनट रुको, पहले आप plus एक मिनट रुको, 4 एक मिनट रुको। ये पिक्चर तो मान लो सवाल में ही बना हुआ है तो इसको छोड़ देता हूं मैं यहीं पे और अगले पेज से पिक्चर बनाता हूं, ठीक है।
वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ टॉप मास, और सोल्यूशन आप देखें तो हमने क्या किया कि शुरुआत से देखना आप, मैंने मान लिया कि मान लीजिए n पुलीज है और मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से बना रहा हूं, और एंड सो ऑन सो फोर दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है। और ये है nth पुली जिसके एक तरफ मास कितना लटका हुआ है m, और दूसरी तरफ मान लीजिए मास लटका हुआ है x। और जब आप nth पुली को, ये nth पुली है, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिप्लेसिंग nth पुली, nth पुली, तो आप पिक्चर क्या होगा, पिक्चर क्या होगा, सेम यही होगा, 1 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, नहीं अगले वाले से चालू करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। और ये वाली पुली थोड़ा जगह कम पड़ गई, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मास, ये वाला मास x है और ये वाला मास, तो ये n-1th पुली, -1th, ये मास कितना होगा, ये x, ये m होगा और ये fx होगा। और fx कैसे दिया जाएगा, फोर इंटू एम इंटू fx अपॉन m प्लस, सॉरी x अपॉन m प्लस x, ये होगा fx। आप समझो, मैंने nth पुली को हटाया तो ऑब्वियस है इसको हटाऊंगा, ये देखो मैं थोड़ा हाइलाइटर लगा के दिखाता हूँ, इसको हटा रहा हूं तो इसकी जगह पे एक मार्क्स लगाया है, ये वाला मार्क्स। फिर तो 3 पुली होंगे ना। क्या चीज, तो 3 पुली होंगे ना, एक हटाएंगे तो। n बेटा ये n तो अभी n है ना, अभी आपको क्या पता है ये हो कितना जाएगा। है, ओके ओके। ये n-1th होगी, ये n-1th होगी। अब n-1th भी दिखाऊंगा तो फिर आप कहोगे n-2th भी दिखाओ, तो सब बनाता रहूंगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कितनी पुली हो गई। हाँ, एफएक्स कोई फंक्शन है क्या सर? वही उसी ट्रेंड पे ले जा रहा हूं मैं, अभी देखो ना, फंक्शन नहीं है कुछ, मान लिया है। आप ध्यान से देखो, अगला रिप्लेसमेंट जब n-1th पुली रिप्लेस होगी, n-1th पुली, तो क्या आएगा बताओगे, इसको जब रिप्लेस करूंगा, ये वाला n-1th पुली मतलब ये वाली पुली, इसको रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, n-1 fx को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4 इंटू m इंटू fx अपॉन m प्लस fx, 4 इंटू m इंटू fx अपॉन m प्लस fx, नहीं यस सर। मतलब x के जगह में fx रिप्लेस कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ 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 ठीक है। अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह fx आ गया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। बेसिकली f ऑफ fx ही तो हो गया ये, अरे x की जगह fx ही तो आ गया। जी यस सर। यस सर। अगला रिप्लेसमेंट जब करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा। तो इसका भी fx की जगह यहाँ पे आपकी बार में जो fx आया है वहां पे क्या आ जाएगा, fof, हाँ सर। इसी को लिख लेते हैं हम लोग fofx, है ना, f ऑफ fx, समझ रहे हो। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट रखें और करते रहें, तो मान लीजिए एट लास्ट
अपने पास जो सिंगल एटवुड मशीन बनेगी वो क्या बनेगी, जो लास्ट में रह जाएगी, ये। अब दो ही मास है, ये वाला तो m ही होगा, लेकिन ये वाला कितना होगा, नहीं होगा। ये हाँ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ चलता रहेगा n टाइम्स है। n टाइम्स, और n को अगर आप कह दो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी टाइम्स, इसीलिए मैंने n लिखा नहीं। और इसके बाद आसान है आसान निकालना, क्योंकि सिंगल एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही लेते हो। तो ओवरऑल हमारा मोटिव बचा इस कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकालना। अब ऑब्वियस है कंपोजिट फंक्शन इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं है ना। कंपोजिट फंक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप लोगों ने सीखा होगा 12th क्लास में, या फिर आपने बीएससी में भी सीखा होगा। एफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, तो आपको निकालना है, मान लो मैं आपसे कहूँ एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया है मान लो आप लोगों को साइन एक्स, तो बताओगे कोई एफ ओ एफ कितना होगा, एफ ओ एफ sin x square x4 साइन एक्स एक्स। स्क्वायर। बेटा साइन दिखा रहा हूँ आपको, बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बेवकूफ बन रहे हो। एफ ओ एफ का मतलब है एक्स की पावर 4, जी का तो कोई लेना देना ही नहीं। एफ ओ जी आप बता रहे हो शायद, जियो एफ बता रहे हो आप, जियो जी बता रहे हो, तब ठीक है निकाल लेते थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली निकालना नहीं हुआ, ये तो आपने मैथमेटिकली निकालना सीखा होगा 12th क्लास में, और ये बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, लोग रटे जाते थे, अटके जाते थे, हो जाता था। लेकिन एक तरीका और भी है कंपोजिट फंक्शन निकालने का, वो है बाय ग्राफिकल मेथड। कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ से, वो आप देखें। जिसका कंपोजिट फंक्शन निकालना है ना, उसका ग्राफ खींच लो। जिसका भी कंपोजिट फंक्शन निकालना है उसका ग्राफ खींच लो। तो किसका निकालना है, मैं एफ एक्स का निकालना है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, 4x अपॉन m प्लस एक्स का। x की वैल्यू m लगाए तो x की वैल्यू 0 लगाने पर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी पहली बात तो 0 से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू मतलब इधर आप एफ एक्स ड्रॉ कर रहे हो और इधर x की वैल्यू 0 पे 0 आएगा, x की वैल्यू m पर कितना आएगा, 2m। x की वैल्यू m पर 2m, यहीं कहीं है मान लीजिए, और 3m पर कितना आएगा जरा बताएं। यहाँ 3m लगाएं, 12m अपॉन 4m, 3m पर 3m आएगा। देखो x की वैल्यू 3m लगाएं तो 3m ही आएगा ना। यानी कुछ कुछ इस तरीके का प्लॉट आप देखेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि m पर 2m आया और 3m पर 3m आया, तो स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, ऐसा होगा कुछ ग्राफ। इस तरीके का एफ एक्स और एक्स का प्लॉट आएगा। और एक लाइन इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ये रही y इज इक्वल टू एफ एक्स की लाइन, जो आप लोग बोल रहे हो y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की लाइन। इसको लेने के फायदे होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। y इज इक्वल टू एफ एक्स की लाइन, तो ये 3m का 3m से तो पास होगा ही, ये और ये m है तो ये m होगा। यहां कहीं 2m भी होगा, वो दिखाया नहीं। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा होगा। देखो मुझे निकालना है एफ एक्स का एफ एक्स, मतलब x का काम करना है x एफ एक्स से, और उसके बाद उसको एफ एक्स निकालना है उसका। यही तो पहला है, एफ ओ जी निकालना है या एफ ओ एफ निकालना। तो मतलब मैंने क्या निकाला,
एक्स कहीं से भी शुरू करते हैं, मान लीजिए एक्स था कोई वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए एक्स कोई वैल्यू है, ये रही एक्स। एक्स पर एफ एक्स कितना होगा, ये रहा वो एफ एक्स, यही तो रहा होगा ये एफ एक्स। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, एक्स पर एफ एक्स रहा होगा ये। अब एफ एक्स को एक्स बनाना है अगले एक्सप्रेशन में, तो एफ एक्स को एक्स बनाने के लिए तरीका क्या है, ये वाला हो गया एक्स एक्सिस पर एफ एक्स, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेट लाइन से प्रोजेक्शन ले लिया। अब इस एफ एक्स पर फंक्शन की वैल्यू का नाम ही तो एफ ओ एफ है। तो बेसिकली ये वाली चीज क्या बन गई, यही तो बन गई एफ ओ एफ। ये नीचे वाली तो एफ एक्स है और ऊपर वाली बन गई एफ ओ एफ एक्स। क्या सही बोल रहा हूं? नहीं, हाँ सर। अरे एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स का काम करने लगे तो फंक्शन जो होगा उस पर वही तो एफ ओ एफ है। अब यानी कि ये वाला कर रहा है क्या काम, एफ एक्स बना रहा है, ये वाला इसको क्या कर रहा है, एक्स बना रहा है, फिर ये एफ एक्स बना रहा है। इस तरीके से अगर आप ये चलाते रहोगे प्रोसीजर, तो ये कहाँ पे कंसंट्रेट करेगा ये मामला, किधर की तरफ को भागेगा अगर ये प्रोसेस लगातार चलाते रहे, क्योंकि लगातार एफ ओ एफ एफ ओ एफ एफ ओ एफ, इसका प्रोजेक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा, ओवरऑल ये किधर की तरफ को भाग रहा है पूरा काम, 3m। इसका मतलब ये हो गया, कम शब्दों में बोल रहा हूं कि एफ ओ एफ ओ एफ ओ एंड सो ऑन सो फोर एक्स, या कह लूं अप टू इंफिनिटी, इट इज इक्वल टू 3m, इट कन्वर्जेस टुवर्ड्स 3m। ये हो गया आपका क्या, एफ ओ एफ अप टू इंफिनिटी। और अगर ये 3m की तरफ कन्वर्ज हो गया तो ये सिंगल एडवुड मशीन में कन्वर्ट हो गई पूरी प्रॉब्लम। ये मास है m और ये मास है 3m। और अब आंसर निकालना बहुत आसान, इसका एक्सेलरेशन पता करना है। तो आप लोगों को अभी a1 निकलवाया था, कितना था, कितना था, 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m इंटू g, तो दिस इज इक्वल टू g/2 आंसर। मैं बहुत सारा बोला, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कुछ भी पढ़ लेना पड़ा, लेकिन किसी के समझ में आया? सर ये g/2 n के लिए, n वालों की फिट कर दीजिए। फिर से देख लो, इनफाइनाइट एडवुड मशीन में, चलो मैं रिपीट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ पहले। अच्छा, कुछ इनफाइनाइट एडवुड मशीन शुरू करने से पहले, दोबारा रिपीट करवाने से पहले, जरा इनके रिप्लेसमेंट अच्छा अगर मैनुअली करते, ये तो मैथमेटिकली किया, अगर आप मैनुअली करके देखो तो भी आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। चलो मैनुअली करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 10 पुली मान लो, या 10 छोड़ो, यही मान लो इतनी। जरा शुरू करो, ये अगर सारे मास एम है तो पहले मास का रिप्लेसमेंट कितना आएगा इसका, बोलो, इसको हटाओगे तो कितना आएगा, 2m। फार्मूला ये है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें लगाते रहना, बताते रहना, दोनों मास इधर उधर वाले लगाने हैं m1 m2 की जगह पे। तो 4 इंटू m अपॉन m प्लस m, तो 2m ही आएगा। अब जरा ये 2m और इसको हटाओ, कितना आएगा, 8/3m। 8/3m, ये सही बताया है। अगला फिर निकालो, इन दोनों को हटाओ, कितना आएगा, Two 32/11m, ये आया। फिर अगला रिप्लेसमेंट करो, क्या आएगा, eleven m कितना,
4 into m into 32 by 11. 128 by 35. 128 by 43. 128 by 43 m. अच्छा एक बात बताओ, दशमलव के स्थानों में अगर पूछूं तो ये कितनी के बराबर है? 128 by 43 कितना आ रहा है? 3 point something 3 है सर। 3 आ रहा है? नहीं, हाँ सर। कहाँ आ रहा है? 129 होता तो 3 आता। मतलब अप्रोक्स 2.9 ऐसा कुछ आ रहा था। बेटा 3 मत बोलो, 9767 979। अच्छा ये बोलो 32 by 11 2.909 ये वाला बोलो 2.66 आप ये कितनी भी बार रिप्लेसमेंट कर लेना, जितनी बार भी आपको पेन घुमाना हो ना उतनी बार पेन घुमा लेना, ये कभी 3 नहीं होगा, नेवर। इतनी सी बात है। अगर आप ये समझ रहे हो इस स्लाइड को तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप पिछले वाले मेथड को अब ये समझ पाओगे कि ये बात आप कैसे कहोगे। वो कैसे कहोगे उसका आंसर है पीछे, अभी दिखाता हूं आपको। दिस सीरीज टेंडिंग टुवर्ड्स 3m, मतलब ये सारे मास मिलके कितना मास बना पा रहे हैं? केवल 3m, चाहे इनफाइनाइट ही मास क्यों ना लगे हो। इसी बात को कैसे बताओगे? मैथमेटिकली किसी तरीके से तो बताना ही पड़ेगा। तो वो तरीका मैं बता रहा हूं। वो तरीका ये है कि मान लो ये n पुली है, इसमें या n पुली रह गई नीचे से, जब आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो टर्मिनेट करते हुए, तो आपने ट्रंकेटेड सीरीज मान ली कितने? NH पुली पर। तो n जब NH पुली आप देख रहे हो तो उसके नीचे की मान लीजिए मास हटाने के बाद क्या बना? मास स्मॉल x। अब NH पुली को जब हटाओगे तो मास बनेगा 4 into m into x अपॉन m plus x। अब n-1 पुली को हटाओगे तो क्या लगाओगे? 4 into कितना भाई? पहला वाला 4 into m into x अपॉन m plus x। दूसरा वाला हटाने के लिए क्या कर रहे हो? इसके साथ में m into 4 अपॉन m plus ये पूरा, फिर अगली बार इसके साथ में 4 into m अपॉन m प्लस ये पूरा, फिर अगले वाले में इसके साथ में 4 into m अपॉन m प्लस ये पूरा। ऐसे समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ये बात? तो ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? हर बार m जो है, x जो है, जगह ले रहा है किससे? प्रीवियस वाले से। हर बार x क्या कर रहा है? अपनी जगह दे रहा है किसके लिए? पिछले वाले रिप्लेसमेंट को। फिर पिछले वाले रिप्लेसमेंट जगह दे रहा है और अगले वाले के लिए। मतलब कुल मिला के ये क्या बन रहा है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन निकालने का मतलब क्या है कि x को असाइन कर दो fx, उससे निकल आएगा कंपोजिट फंक्शन। तो असाइन करने का तरीका क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो और फंक्शन खींच लो, असाइन भी होता रहेगा और वैल्यू भी पता चलती रहेगी। तो आपके पास मान लो x है, कहीं से भी शुरू कर लो, आप यहां से शुरू कर लो। इस पर वैल्यू कितनी है? fx ये है ना। और इस fx पर अगली f निकालना है तो इस fx को बना दो x, और x पर फिर वैल्यू पता कर लो तो वो है f। फिर इसको बना दो x, फिर अगले पे बना दो f। ये ऐसा करते रहोगे, ये इनफाइनाइट बार घूमता रहेगा और ये यहीं पर ट्रंकेट हो जाएगा। ओवरऑल आप ये कुछ भी करोगे तो ये कहाँ पे सीरीज टेंड करेगी? 3m की। ये मैथमेटिकली आपको दिखा दिया, जो काम आपने मैन्युअली यहाँ पे ऐसे किया। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? आगे सर। तो आपको कुछ, अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आया तो उसका बड़ा आसान तरीका है क्या कि आप ये मान के चलो इसमें कुछ भी नहीं समझाया, मैंने आपको केवल इतना समझाया कि ये टोटल इनफाइनाइट मासेस क्या है? 3m मास के बराबर। ठीक है सर, ये जो ग्राफिकल मेथड में जो हायर मास आपने जो 3m लिया हुआ है, वो इसी रिजल्ट जो अभी मतलब इसी आधार पे लिया है ना कि जो है मतलब वो 3 से ज्यादा नहीं होगा कभी, तो उसी के आधार पे इसको जो है मतलब
3m जो है सिलेक्ट नहीं, 3m पे वैल्यू वही आ रही है fx की जो x की वैल्यू है, इसलिए ले लिया। और ये भी पता था मुझे कि fx की वैल्यू जिसके बराबर होगी वही असाइन करेगा, तो इस पॉइंट पर तो fx भी वही है जो x है, इस पॉइंट पर fx और x सेम है, समझ रहे हो, इसलिए स्पेशल वैल्यू थी ये। और बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि fx x के बराबर है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर जैसे यहाँ पर तो हमने इनफाइनाइट के लिए किया, अगर मान लिया जैसे 15 दे दिया या फिर 16 दे दिया, तो सर उसमें भी हम रिप्लेसमेंट करके 3m भी लिखेंगे उसको? हाँ, उसी तरीके से करोगे जैसे रेजिस्टेंसेस को करते थे ना सीरीज में, एक एक करके हटाते जाते थे, या पैरेलल में होते तो एक एक करके हटाते जाते थे, वैसे ही करना पड़ेगा। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की मैंने कि ऐसे ऐसे होगा, वरना ये आप लोग को इतने मतलब थोड़ा दिमाग खोलने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स को बहुत हल्के में लें, कहीं भी लग जाती है मैथमेटिक्स। और केवल ये कहने का मीन था मेरा, ये इसको बताने का इसीलिए मतलब था कि इस तरीके से भी होते हैं सवाल, फिजिकल मीनिंग है ना सब चीजों का। अब आपको एफ निकालना तो आता था, आज ये भी पता चल गया कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी, हर चीज का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एटवुड मशीन के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और इसमें कुछ नहीं है, मतलब केवल एक चीज पता है, ध्यान रखनी है आप लोगों को, न्यूटन्स लॉ लगाना है ढंग से, और आपको ये याद रखना है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ फिक्स है उससे क्या क्या हो सकता है। बाकी और कोई नई बात नहीं मिलेगी आपको इन सवालों में, कैसे भी सवाल क्यों ना हो। और आपको और डिटेल में जानकारी में आपको जब आगे पढ़ाऊंगा लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, वहां पर भी हम लोग पुली डिस्कस करेंगे और उस पुली को हम करेंगे। ठीक है, 3m फिक्स नहीं लेनी है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 3m है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम, नॉट ए आर्टिकल। अगर ये मासेस बदल जाएंगे तो इस प्रॉब्लम का रूप बदल जाएगा और तरीके से होगी। सर इसमें ठीक है, सर्कुलर मोशन में सर इसमें ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, मतलब जैसे हमने इनफाइनाइट के लिए किया, ट्रिपल के लिए किया, डबल के लिए किया, नहीं तो जनरलाइज्ड नो नो नो, देयर इज नो हेलो सर। जनरलाइज्ड फॉर्मूला। हाँ, अच्छा, इनफाइनाइट एटवुड्स मशीन में जब मासेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर लास्ट में हम कैलकुलेशन के बाद वो सिंगल एटवुड्स मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक सिंगल एटवुड मशीन। हाँ, वैल्यू कुछ भी रहे तो। हाँ ओके सर, जनरलाइज्ड फार्मूला तो मतलब वो क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एम पे डिपेंड कर रही है। नहीं तो आप करके देखना, अच्छी बात है अगर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, मैं जनरलाइज इसलिए शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैकेनिक्स में कोई भी जनरलाइज फार्मूला होता ही नहीं, क्योंकि जरा सा अगर आप चेंज कर दोगे ना, जैसे ये आप कह रहे हो जनरलाइज का मतलब क्या, अगर मैं ये 2m कर दूं और बाकी सबको m रखूं तो ये पूरी प्रॉब्लम बेकार हो गई है, समझ लो, बहुत बुरी प्रॉब्लम हो गई, ये फिर होएगी भी नहीं किसी से। इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरलाइज नहीं है कुछ। बाकी आप किस टर्म में जनरलाइजेशन बोल रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा। आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ पुलीज अगर फाइनाइट कर दें तब निकालें, अगर मास भी सबका बराबर हो तो? हाँ, मास भी सबका बराबर हो और नंबर ऑफ पुलिस फाइनाइट हो, तो यही जनरलाइज फार्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। भाई यही तो फार्मूला है, एफ एक्स ये है, और आपको निकालना क्या है, एफ ओ एफ एंड सो ऑन सो फॉर एन टाइम्स, ये हो गया आपका जनरलाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि सर्कुलर मोशन से हम लोग लैग्रांजियन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, और सर्कुलर मोशन वैसे भी आपको बता चुका हूं, और कई बार प्रॉब्लम जेस्ट में, गेट में, नेट में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ऐसे ही आ जाती है ना। तो जरूरी है आपको थोड़ा कंसेप्ट बताना, आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता भी रखा है, वो समझ लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेम गिवन टू द रिजल्टेंट फोर्स. It is not a separate force in the free body diagram. I have already discussed it.
the centripetal force has to be provided by some other forces like tension, friction, normal force in order for circular motion to occur. मतलब सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत होती है जो कहीं से भी पूरी की जा सकती है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इस स्लाइड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू फोर्स, इट इज ओनली रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन and it can be provided by any real force in nature like frictional force, gravitational force and vertical circular motion under gravity। अगर आप जैसे आप लोगों ने पत्थर को एक रस्सी से बांध लिया और उस पत्थर को घुमाने लगे आप, है ना, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन तो ठीक है, वर्टिकल आप समझ लें क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मान लीजिए कोई पत्थर से बांधकर, रस्सी से बांधकर पत्थर को घुमाया जा रहा है इस तरीके से, आपको दिख भी रहा होगा, और ये घुमाया जा रहा है इस तरीके से, घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड कम करते चले जाए, मान लीजिए आपने यहां से धक्का दिया, थोड़ा तेज दिया तो यहां तक गया, और तेज दिया तो यहां तक गया, भैया ऑब्वियस है यही तो होगा। और तेज दोगे धक्का तो यहां तक जाएगा। किसी ने झूला झूला हो या कभी किसी एग्जीबिशन में गए हो, वहां झूला देखा होगा आप लोगों ने, इसका नाम होता था क्या, कोलंबस है, इस टाइप का देखा है? नहीं, नौके वाला। जैसे नौके वाला वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाता है, मतलब फोर्स बढ़ाता है तो और ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से फिर लौट आता है, तो उल्टा भी हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जो इतना वेलोसिटी दे देता है नीचे कि जस्ट पीक पर पहुंच जाता है, पीक पर, और फिर एक बार को क्या करता है, यहीं पर थोड़ी देर रुकना पड़ता है झूले को, फिर वापस लौट आता है। उसी समय मजा आता है बहुत, है ना। और फिर उसके बाद स्पीड अगर बढ़ा दे तो फिर ये पार कर जाता है। ये नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहे हैं। और ये बात आप लोगों ने बहुत, आप लोग चाहें तो ये काम कर भी सकते हैं। आप कोई भी चीज पत्थर से बांध ले नीचे और उसको स्पीड दे कुछ, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ऑसिलेटरी मोशन ना होकर सर्कुलर मोशन बदल जाएगी। वो पॉइंट जिस पर ये वेलोसिटी इतनी हो कि ये जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने योग्य रह जाए, मतलब यहां डोरी ढीली हो बावजूद इसके ये पार कर जाए इस क्रिटिकल पॉइंट को, क्योंकि अगर इसको पार कर गया तो पार कर गया और सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अगर इसको पार नहीं कर पाया तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगी। तो आपने अक्सर महसूस किया होगा जब ये आप झूला झूले होगे तो यहाँ पर पीक पर जाने के बाद सब लोग उल्टे हो जाते हैं, है ना, और ऐसा लगता है जैसे कांटेक्ट छूट गया। कांटेक्ट छूट गया मतलब इधर गिरने के लिए, इसीलिए तो बांध देता है झूले में, भाई आपको टाइट करके बांध देता है, कुछ भी डाल देता है उसमें, लोहे की चीजें लगी हुई होती हैं जो शरीर को रोके रखती हैं, लेकिन ये ढीली तो पड़ती है ना यहाँ पे चीजें, है ना। अगर आपने इस पॉइंट को केयरफुली, जरा सी स्पीड अगर आपने थोड़ी सी नहीं बढ़ाई तो सब यहीं गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे जाएगा तो झूला लेकिन सिर पे गिरेगा आपके, ऐसे नहीं। रस्सी से बांध लो आप किसी पत्थर को, उसके बाद आप घुमाओ तो आपके सिर पे ही गिरेगा आपको। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर स्पीड दी इतनी कि ये ढीला तो हुआ लेकिन पार कर गया, अगर पार कर गया तो उस वक्त इसके अंदर कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, वो वेलोसिटी कहलाती क्रिटिकल वेलोसिटी। ढीली पड़े डोरी तब भी पार कर जाए इस क्रिटिकल पॉइंट को, वो वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी। देखते हैं वो आती कैसे है, तो वही हमें समझना है। तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपने फोटोग्राफ खींचा, क्लिक करा तो आपको पता चला यहाँ पे था वो झूला, यहाँ पे मैंने अभी कर्सर को रखा हुआ है या पॉइंटर को रखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, एट पॉइंट पी। At point P, there are two forces. One is weight, mg, and another one is tension. मान लीजिए टेंशन है या नॉर्मल रिएक्शन है, डजंट मैटर। तो मान लीजिए स्ट्रिंग है तो ये टेंशन है, जो कि सेंटर की तरफ को इसको क्या दे रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। लेकिन वेट चूंकि है तो वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा,
mg cos थीटा, मान लीजिए एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, mg cos थीटा और ये वाला भी mg sin थीटा। तो वेट जो है, वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इस टेंशन को क्या करेगा, अपोज करेगा और वो इसको रोकेगा कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स कम दो। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगा वो टेंशन कितनी दे पाएगा, T माइनस mg cos थीटा से ही दे पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना बचेगा रेडियल डायरेक्शन में, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर T माइनस mg cos थीटा which gave centripetal force. So T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स एट P। ठीक है, यहां तक बात। जितना मैं आपको दिखा रहा हूं उतना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है कि उतना लिखें। अब आप देखें एट पॉइंट ए, किसी एक ए पॉइंट पर जो कि टॉप पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी यहां से यहां तक, थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी यहां से यहां तक 180 डिग्री cos 180 at theta is equal to 180 and tension in the string is, for example यहां पर टेंशन कितनी है TA और यहां पर जो वेलोसिटी है वो BA सॉरी। तो ये फार्मूला हो जाएगा TA माइनस mg cos 180 mva स्क्वायर बाई r। मतलब मैंने ए पॉइंट पर इसी फार्मूले को लिख लिया। अब इस ए पॉइंट में देखो T माइनस mg को इधर ले जाऊं तो mg माइनस का T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg प्लस हो जाएगा। mg 1 माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सही लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें ध्यान से, अगर टेंशन 0 भी हो जाए इस पॉइंट पर सेफली अगर आपको चलना है तो भैया हद से हद क्या होगा, थोड़ी हल्की ढीली पड़ेगी डोरी, डोरी ढीली पड़ेगी तो टेंशन 0 होगी। लेकिन अगर टेंशन 0 भी हो गई तब भी एक वेलोसिटी से पार हो जाएगा। वो वेलोसिटी कितनी होगी, अगर टी 0 भी हो जाए तो भी ये mv इज इक्वल टू ba इज इक्वल टू कितना आएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट gr, और अंडर रूट gr को हम लोग बोलते हैं bc क्रिटिकल वेलोसिटी। c स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल। तो इस बेटा आवाज बंद करें। हाँ, तो इस पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी से ये क्या करेगा, इस पॉइंट को पार, टेंशन मतलब कम भी हुई 0 भी हुई तब भी ये पार कर जाएगा और ये जस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। मतलब फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन, कम से कम जब टेंशन 0 हो तब भी ये पार कर जाए तो समझो पार हो गया मामला। इस क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ अगर निकलना है इसको तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट बी, इसके अंदर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए बी पर या पी पर, जिससे कि कम से कम इतनी वेलोसिटी रह जाए। तो ऑब्वियस है इतनी वेलोसिटी रह जाने के लिए यहाँ पर ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कितनी ज्यादा वो हम निकाल सकते हैं। तो इस क्रिटिकल वेलोसिटी से पार करने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दें। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर एनर्जी को क्या कर दें, कंजर्व कर दें। मतलब एनर्जी एट पी एंड एनर्जी एट ए आप कंजर्व कर दें। एनर्जी एट ए, एनर्जी एट पी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एट ए एंड पी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ये कंपेयर कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी आर स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए पॉइंट पर पीछे देख लें, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट जी आर है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम जी आर, हाफ एम जी आर। पोटेंशियल एनर्जी ये यूपी इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, यूए माइनस यूपी, मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी किससे दिया जाएगा, इस लाइन। ये ऊंचाई कितनी बदल गई है इनमें, इसकी तुलना में ये कितना ऊंचा चला गया है, यही तो है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो वो एम जी एच कितना आएगा, आर प्लस आर कॉस थीटा, आर प्लस आर कॉस थीटा। तो एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा। और काइनेटिक एनर्जी एट पी मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। इस वेलोसिटी को हमने वी मान रखा है ये ना।
तो v कितना आएगा, यहां से सॉल्व करोगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, r निकल जाएगा, तो v थीटा एट एंगल थीटा अंडर रूट जी आर ब्रैकेट शुरू 3 + 2 cos थीटा। बहुत फेमस फार्मूला, जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों ने 11th क्लास में करा भी होगा। इज इट करेक्ट और नॉट? आपने करा था, नहीं करा था? यस सर। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, अभी बाद में करेंगे, पहले v थीटा की वैल्यू अगर आप कहां लगा दें, इक्वेशन 1 में v थीटा मतलब वेलोसिटी लगा दें तो आपको टेंशन मिल जाएगी। यहां पर v की जगह पर आप ये वाली वैल्यू लगा दें, √GR 3 + 2 cos थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा 3 cos थीटा, तो हो जाएगा 3 mg 1 + cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा 1 मिनट रहेगी, mg 2 cos थीटा। क्या हुआ? हाँ नहीं, वही बोल रहा। सही। ओवरऑल टी थीटा पता चल गया 3 mg 1 + cos थीटा। अब आप किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं, किसी भी जगह पर आप वेलोसिटी और टेंशन निकाल सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ये आप नोट कर लें फटाफट, मैं ये वाली स्लाइड अगर नोट कर लियो तो अगली वाली को दिखाएंगे। स्लाइड नंबर कुछ रहता हो तो नोट कर दीजिए लें। सर। स्लाइड सर नंबर वो हॉरिजॉन्टल वाला भी फ्लैट दिखा दीजिए। सर्कुलर मोशन से दिखा अच्छा दीजिए। बेटा देख लो, इसमें कुछ नया नहीं लिखा हुआ। हो गया। नेक्स्ट। ये शब्द भी मैं पहले लिख चुका हूँ। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए थे तो लिख दी थी एक लाइन। ये वाली स्लाइड आप लोग देख लें, इसमें कुछ रहता है तो लिख ले, नोट कर ले। तो ये बाल्टी में पानी जैसा वो वाला एग्जांपल है ना? हाँ, सर्कुलर मोशन कुछ भी हो सकता है। अब मान लो हम बाल्टी में पानी छोड़ो, जो अर्थ घूम रही है चारों तरफ सन के, इसमें भी तो यही हो रहा है। वो तो अर्थ हमें चिपकाए हुए है अपने से, अर्थ हमें अपने तरफ अट्रैक्ट किए हो, वरना हम भी है, हमारा हाल वही तो होता जो बाल्टी में पानी का होता है। यस सर। देखो इस क्रिटिकल वेलोसिटी से खेलते हैं वो लोग। 100 रुपए झूले का प्राइस रखा जाता है और सब लोग बड़ा खुशी से वॉमिटिंग करने जाते हैं। यस सर। और इस GR से खेलते हैं वो। यहाँ पर स्पीड देते हैं इतनी जितने की आप पहुंच ना पाए ऊपर तक, और एक बार इतनी देंगे जस्ट पहुंच पाए, और एक बार इतनी देंगे कि बस आप पार निकल जाए। बस उसी में घबराहट होने लगती। जैसे ऊपर तो 5 सेकंड के लिए रोक भी देते हैं। वो रोकते नहीं है, रुक जाता है। अगर आप जस्ट वो उतनी स्पीड दे देंगे ना √GR के बराबर, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 0, और हल्की सी स्पीड कम होगी तो यहीं कहीं रुका रहेगा। बहुत देर तक इंतजार करता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। हालांकि वो एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट है मामला, कितना एक्यूरेट होता है। कुछ लोग रोके रखते हैं जबरदस्ती, कुछ लोग मतलब होता ही इस तरीके का मैकेनिज्म है उसके अंदर। इस स्लाइड में अगर कुछ नोट करना है नोट कर ले। बहुत सारे लोग इसलिए भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं पहले दिन। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि वही क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होना चाहिए, वही होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये सब बताएं सर तब तो पढ़ें। ये सब क्या पढ़ना है, ये सब तो पैसे भी नहीं समझ में आता है, सर समझाएंगे तो और नहीं समझ में आएगा। खामखा आत्मज्ञान और हो जाएगा कि कुछ नहीं आता है। हाँ सर, इजी पहले बढ़ा देते सर, थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता। इजी कर देते तो टाइम ही नहीं मिलता ना, इंटरेस्ट ही बनता रहता है। इजी के लिए मैंने बताया ना, आप SC वर्मा पढ़ो, थोड़ा SC वर्मा की बुक थोड़ी थोड़ी पढ़ो।
12th क्लास की बुक ले लो, 11th की बुक ले लो, उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी देख लोगे 15 मिनट 20 मिनट तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। सर कुमार मित्तल की बेटर रहेगी? मैं कुमार मित्तल से ही पढ़ा हुआ हूँ। ओके सर। और कुमार मित्तल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं ये वाली, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया बल नहीं है, ये एक जरूरत है, ऐसे देखना उसमें लिखा हुआ है। तो सर कुमार मित्तल अच्छा है कि एससी वर्मा? एससी वर्मा। सर एनसीईआरटी वो बेकार। सर वो तो स्टैंडर्ड बोलते हैं वाला, तो सर स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको तो। मैंने बताया ना स्टैंडर्ड, मतलब मैं अपना परसेप्शन है ना, मेरे को ये नहीं पता सर कि एसएल अरोड़ा कैसी है? ठीक है। एनसीईआरटी ऐसे ही रहता है, जो जॉइंट का प्रिपेयर करते हैं सर एचसी वर्मा वो सब अलग ही पढ़ते हैं। मैंने कहा ना सबसे अच्छी बुक एससी वर्मा है तुम्हारे लिए। अगर पैरासीटामोल असर कर रही है तो जरूरत क्या है फिर एजिथ्रोमाइसिन कुछ नई नई एंटीबायोटिक्स लेने की। ये पढ़ोगे तो मजा आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। एससी वर्मा की प्रॉब्लम्स करके देख लेना, एक भी आंसर सही नहीं बता पाओ ऑब्जेक्टिव्स में। यस सर। और जो सोचोगे ना वही आंसर नहीं होगा, ये भी लिख लेना, देख लेना करके। और जब आप आंसर देख लोगे ना तो आपको वो अच्छा भी लगने लगेगा, ये भी देख लो। ये सर 11-12 में जब करते थे तो कैसे लगता था? बहुत अच्छी बुक है, मतलब उसकी कोई तारीफ ही नहीं, बहुत अच्छी बुक। तो जब कर लेते तो लगता था आईआईटी मिल जाएगा ऐसा टाइप। हाँ ओके, सो यू हैव टू फार्मूलास, t theta is equal to 3mg 1 plus cos theta and v theta is equal to under root gr 3 plus 2 cos theta. Now you have 3 points, a topmost point, b bottom point and d is, for example, 1 is horizontal point है? तो at b, at a पहले देखें तो theta is equal to 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 लगाएंगे तो cos 180 यहाँ लगाओगे तो कितना आएगा t थीटा, t थीटा कितना आएगा t at a 0, और 180 लगाओगे यहाँ पे cos 180 वैल्यू -1, तो 3 - 1 अंडर रूट जी आर, ये तो अभी पता भी था इस पॉइंट पर। डी पॉइंट पर देखें तो 90 डिग्री लगा देते हैं थीटा की वैल्यू, तो 3mg आएगा और अंडर रूट 3g आ रहा है। और एट बी पॉइंट पर यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 है, 0 लगाओगे तो 6mg आएगा और बी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 5gr। मीन्स you have minimum velocity to perform circular motion, to perform vertical circular motion under root 5gr होनी ही चाहिए। अगर आपके पास अंडर रूट 5gr नहीं है तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इसका मतलब हुआ दैट इज मिनिमम वैल्यू एट बी टू क्रॉस ए पॉइंट इज अंडर रूट 5gr। बस आप अंदाजा लगा लो, जी की वैल्यू लगभग 10 होती है और इसकी रेडियस मान लो 10 मीटर का झूला है, तो 10 × 10 × 5 कितना हो गया 500, स्क्वायर रूट 500 निकाल लो, कितनी वेलोसिटी दोगे तो ये झूला निकल जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो कम से कम आपको अंडर रूट 5gr वेलोसिटी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, जिससे कि ये परफॉर्म हो जाए सर्कुलर मोशन। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, इसको अब कल हम लोग करेंगे आगे का काम। और मान के चलो अभी 4-5 दिन आपकी 4-5 क्लासेस जो है न्यूटोनियन की होंगी, उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स चालू होगा। तो आप लोग जो भी आप लोग दिमाग में मेरा परसेप्शन बना रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हालांकि मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि मैं आपको केवल कुरूदने आया हूँ, मैं आपको केवल ये बताने आया हूँ कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, करना आप ही को। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप ये सोचो कि 100 घंटे पढ़ाई जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
समय की डिमांड है कि आपको 20 घंटे में आपको ये चीजें क्लियर कराई जाए। 20 लेक्चर मतलब 10 लेक्चर में, मतलब 20 घंटे मतलब हुआ लगभग, और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो सिलेबस बहुत सारा है, इसलिए न्यूटोनियन पे बहुत देर रुका नहीं जा सकता। इसीलिए मैं हर टॉपिक को छेड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन करा सकूं। जैसे आप देखें खुद ही टिफर में आया हुआ क्वेश्चन, ये देखें। अब ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोशिश करने की, देखना, कोशिश करना। ये इसमें असाइनमेंट में है आपके, ठीक है। और इसको आप करने की कोशिश करना, सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको। और टिफर में आया हुआ है, तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। हालांकि ये कंसेप्ट जो बताया उतना काफी है। उसके बाद मान लीजिए ये कोन पर पार्टिकल घूम रहा है, टिफर में आया हुआ 2015 में, ये कैसे होगा ये आपको मैं बताऊंगा। जो पिछला आर्टिकल अभी पढ़ाया वो काफी है। ये क्वेश्चन देख लें आप, एक सर्कुलर रिंग है जिसके अंदर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, घूम रहा है, तो कितने पे होगा ये आपको मैं बताऊंगा। कहने का मीनिंग क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। और बाकी मैंने कहा ना, कंक्लूजन अभी मत निकालना मेरे बारे में। आप लोग अभी बेसिकली निस्वार्थ पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहता हूँ, थोड़े दिनों बाद आप कंक्लूड करना मुझे। आप लोग बाकी करें और अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्लाइड शो कर दो एक बार। सर एक स्लाइड बैक करना। एक स्लाइड बैक कर दो सर, स्लाइड शो कर दो सारी। बेटा, कर रहा हूँ, शुरू से देख। ठीक है, यहीं तक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, कभी भी। सर उसमें वो एक्सेलरेशन एवरेज लेते हैं, उसमें डाउट था मेरे को। बेटा कल आप लोग क्या करना ना, मैंने आपको बोला ना, एक बार ये इक्वेशन सॉल्व कर लाना आप। नहीं सर, मैं ये कह रहा था जैसे वो पूरी पुली का एक्सेलरेशन होगा ना, तो एवरेज क्यों ले रहे हैं साइड में, दोनों साइड से? ऐसा है ना, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो नेट किधर जा रहा है ये भी तो सोचना पड़ेगा। अरे एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो एक ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहा है, एक नीचे की तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो नेट कितना फोर्स आ रहा है पुली पर, ये सोच रहे हो? ओके जैसे आप मान लो ये जगह आपका कंधा है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। आपने इस कंधे पे डाल रखी है अपने ये पुली, तो इस कंधे पे आप क्या सोच रहे हो, M2 + M3 भार आ रहा होगा? नहीं,
ये ऊपर नीचे होने की वजह से आपके कंधे पर थोड़ा आराम रहेगा। वो इसलिए आराम रहेगा कि आप कुछ वॉइस ब्रेक हो रही है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई। को कुछ नीचे की तरफ को बाहर को मिक्स करेंगे इसी तरीके का। आवाज ही नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही सर, आप बिल्कुल नहीं आ रही। बीच में नहीं आ रही थी, अभी आई। अभी आ रही बीच में नहीं, अभी आई है सर। एक मिनट अभी आएगी। एक मिनट। अब देखो, अब आई, अब आ रही है आवाज? यस सर। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जैसे किसी बच्चे ने अभी ये बताया था कि ये एल ऊपर जाएगा तो ये L/2 नीचे आएगा, ऐसे ही आप चाहो तो थोड़ी देर रीजनिंग कर सकते हो इसमें भी कि ये वाला एल ऊपर जाएगा और ये वाला एक्स ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाला कितना नीचे आएगा, M3। सर बट सर उसमें तो एक रस्सी है ना, इसमें तो इसकी नीचे वाली पुली की रस्सी अलग से है, ऊपर वाली की तो अलग एक से लंबाई, एक की लंबाई 10 मीटर मान लेना और एक की लंबाई 20 मीटर मान लेना। अच्छा, फिर तो हो जाएगा सर। कोशिश तो कर ही सकते हो। आप कहोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट रुको, मैं ढूंढता हूँ, बना बनाया पिक्चर थोड़ा जल्दी बन जाएगा। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। एक मिनट बेटा रुकना, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को वो चीज जो जल्दी दिखा सकता हूँ। बाकी और कुछ पूछो आप लोग, अगर कुछ पूछना है तो। सर सर वो जो सर्कुलर मोशन में आपने क्रिटिकल वेलोसिटी निकलवाई थी, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है ना, अगर उतनी वेलोसिटी होएगी तो वो उस पॉइंट को क्रॉस करके सर्कल कंप्लीट करेगा। हाँ बेटा। सर तो ये हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, जैसे नीचे √5 GR निकलवाई, मतलब ऊपर वाले पॉइंट पर कम से कम √GR होनी चाहिए। ऐसा होने के लिए नीचे वाला पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी? √5 GR। ओके सर। एक बार जरा ये पिक्चर देखना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है आप लोगों को कुछ पिक्चर? यस सर, दिख रहा है। ये देखो, बनाया है मैंने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी सर, हो गया स्क्रीनशॉट। उसमें अटैच करना, ठीक है? जो भी आप लोग एक दूसरे को सेंड करना। हालांकि एक अभी तो बच्चे क्लास छोड़ चुके हैं काफी सारे, मैं डिस्कस भी करूंगा, लेकिन आप लोग जो कि पूछ रहे हो तो थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आप समझो। अब देखो, ये M मास है, ये ऊपर गया मान लो 10 मीटर, ठीक है? ठीक है सर। तो ये पुली कितनी नीचे आएगी? 10 मीटर। ये वाली Yes, देखो, sir. यहाँ से 10 मीटर नीचे आ गई। Yes, अब sir. ये मान लीजिए ये वाला ब्लॉक नीचे आ गया कितने से, ये कितना उठ गया ऊपर? 5 मीटर। और ये पुली टोटल कितनी है? 100 मीटर की। तो 10 ऊपर से कम हो गई और 5 नीचे से, 15 हो गई कम। Yes, और sir. थी इधर साइड में कितनी? 30। तो बच 30 गई तो कितनी? 15। 15 अब रहेगी। ये 15, तो ये पूरी 85 होनी चाहिए, 85, तभी तो ये 100 बनेगी। अरे 100 थी तो 100 ही तो बनेगी। जब ये Yes, sir. 15 Yes, है sir. तो इधर वाला हिस्सा 85 का होगा, और ये 85 का होगा, तो ये 70 का था पहले। ये दूरी 70 थी, तो ये नीचे कितनी गई होगी? नीचे 25 गई।
25 नहीं, ये वाला 70 था ना, और ये नीचे कितना आ गया है पहले से 10, अरे 15 जानी चाहिए नीचे, लेकिन ये ऑलरेडी पुली भी नीचे आ चुकी है ना 10। हाँ सर, वो पुली भी तो आ गई। ये देखो ये वाला पॉइंट भी तो यहाँ आ चुका है अभी, ये वाला पॉइंट भी तो यहाँ आ चुका है 10 मीटर नीचे। तो yes, ये sir. टोटल अपने जगह से कितना नीचे चला जाएगा? 25। 15 इस वजह से हो कि खुद जाना था, 10 ऊपर 10 ऊपर से आ गया, तो ओवरऑल ये 85 में 25 नीचे चला गया। तो आप जरा सोच के बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 प्लस का, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -25 नीचे। सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये +5 और -25 का एवरेज कितना आया? ओके सर। कितना आया? 10 आ गया। -10 और माइनस लगाया तो कितना आया? +10 प्लस हो गया। तो ये देखो ऊपर कितना जा रहा है? +10। ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो बहुत तरीके हैं, मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ सकती हैं अगर आप थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेट करें। सर इसमें तो आपने जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है ना, तो इसलिए सूडो फोर्सेस लगाया है। अगर ये इनर्शियल फ्रेम में होता तो? मतलब कौन सा वाला? जैसे ये एटवुड मशीन का ही। एक मिनट पहले मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैंने एटवुड मशीन में नहीं लगाया है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में दिए हुए थे? आपने जैसे पर्सन को वो पुली के ऊपर रख दिया जैसे इधर। मैंने रखा इसलिए था क्योंकि अभी ये किसके रिस्पेक्ट में, A1 A2 A3 किसके रिस्पेक्ट में? A1 A2 A3 किसके रिस्पेक्ट में? नहीं समझे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है अभी A1 A2 A3। हाँ, क्योंकि वजह है ना A1 A2 A3 अलग अलग हो जाएंगे ना अगर आप पुली पे बैठ के देखोगे तो। भाई इस वाली पुली पे बैठ के देखने का मतलब हो गया आप ग्राउंड पे हो, क्योंकि ये तो फिक्स ही है। यस सर। लेकिन इस वाली पुली पे बैठ के देखोगे तो थोड़ी लगेगा आपको ग्राउंड पे। तब तो आप एक्सीलरेटेड पुली पे हो ना, तो आपको सूडो फोर्स लगाने ही पड़ेंगे। यस सर। चलो मैं छोड़ते हैं क्लास को आप, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में जरूर मिलना सब लोग। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, अभी मैं भेज रहा हूँ, स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, ठीक है?